हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 40 तक डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। ये सीरीज का पार्ट 4 वीडियो है। पुराने वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं और जिस भी क्वेश्चन में आपको फर्दर कोई डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, दैट इज द डिसीज ऑफ ड्राई रॉट इन टिम्बर इज कॉज्ड बाई। यहां पर जो ड्राई रॉट है टिम्बर में, हमसे पूछा जा रहा है कि ये डिसीज जो है ये किस वजह से होती है। तो बेसिकली हम देख लेते हैं ड्राई रॉट का मतलब क्या है, कैसे आप पता करेंगे कि आपके टिम्बर में ड्राई रॉट के सिम्टम्स हैं। तो सबसे पहले हम जो मेन कॉज है इसका ड्राई रॉट का वो देख लेते हैं कि जो ड्राई रॉट है दैट इज ड्यू टू दी फंगल अटैक। अब ये फंगल अटैक क्या है कि बेसिकली आपने पढ़ रखा है कि हमारी फंगाई होती हैं, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म्स होती हैं जिनके डेवलपमेंट के लिए, जिनकी ग्रोथ के सस्टेनेबिलिटी के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। वो रिक्वायरमेंट्स ये है कि दे नीड टू हैव सफिशिएंट मॉइस्चर एंड वो मॉइस्चर कंटेंट जो होगा, बेसिकली हम टिम्बर की बात कर रहे हैं, तो जिन टिम्बर में हमारा जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 12 से 15% के ऊपर है, तो वहां पर हमारे फंगल ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ साइमल्टेनियस कंडीशन हमें चाहिए कि वहां पर कन्फाइंड एटमॉस्फेयर में, इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा कन्फाइंड एटमॉस्फेयर में, ठीक है, एयर की प्रेजेंस हो, वार्मथ मीन्स एक सफिशिएंट एडिक्वेट टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फंगल ग्रोथ। ठीक है, तो कन्फाइंड एटमॉस्फेयर का मतलब यह है कि देयर शुड नॉट बी फ्री एक्सेस ऑफ एयर। ठीक है, और फ्री एक्सेस ऑफ एयर का मतलब यह है कि हमारा लैक ऑफ वेंटिलेशन, जो कि आपकी बेसमेंट्स में आपने देखा होगा, जो फर्नीचर्स आप रखते हो, अगर वहां पे हल्का सा भी मॉइस्चर है, ठीक है, तो जो एयर होगी ऑलरेडी कन्फाइंड एटमॉस्फेयर में, और जो अगर टेम्परेचर हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर है, जनरली 18 से 30 डिग्री का टेम्परेचर हमारा मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर होता है जिसमें फंगल ग्रोथ करती है, तो लैक ऑफ वेंटिलेशन की वजह से ये हमारी ग्रोथ होगी। ठीक है, और होगा क्या, जो फाइबर्स होंगे उठ के, जो भी फेल्ड टिम्बर है, अगर हम बेसिकली बात कर रहे हैं फेल्ड टिम्बर की, तो जो आपने काट के गिराई हुई है टिम्बर, उस पर ये अटैक करेगा फंगल इन सभी टेम्परेचर, इन सभी कंडीशंस के साथ। अगर हमारे पास एटमॉस्फेरिक कंडीशंस या जो हमारी कंडीशन मीट आउट हो रही हैं, तो अटैक होगा टिम्बर पे। तो जो फाइबर्स हैं हमारे टिम्बर के, दे विल बी कन्वर्टेड टू ड्राई पाउडर फॉर्म। ठीक है, यहां पर जो आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहां पे वेरियस स्टेजेस दी हैं कि कैसे हमारा फंगल ग्रोथ हो रही है, फंगल अटैक हो रहा है। स्पोर फॉर्मेशन इज देयर, हाइफा इज देयर, जिसमें स्पोर्स बिगिन टू ग्रो एंड प्रोड्यूस फाइन व्हाइट स्ट्रैंड्स। ठीक है, तो ये these allow dry rot to grow, fungus begins to break down the timber, और ये फंगल इसको, जो फाइबर्स हैं उसको डीके कर देती है, बेसिकली डीके प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और हमारा कुछ टिम्बर है, आप इस तरह आपने देखा होगा कि बेसिकली इट्स अ डिसीज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीके ऑफ टिम्बर ड्यू टू फंगल अटैक। ठीक है, तो more than one spore will always germinate, the resulting product is mycelium। तो जो ये फंगल ग्रोथ हो गई इसको माइसेलियम बोलते हैं। ठीक है, और ये धीरे धीरे हमारा बढ़ता रहेगा। ठीक है, कुछ इस तरह की सिचुएशन भी आप देखते होंगे। मशरूम फ्रूटिंग बॉडी इज अ नेचुरल डिफेंस सिस्टम दैट इज फाउंड व्हेन देयर इज अ चेंज इन द एटमॉस्फेयर, स्पोर्स आर पम्प्ड आउट इनटू द एटमॉस्फेयर। और यही चीजें सारी मैंने यहां पर समराइज की हुई हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं फंगल ग्रोथ के लिए, उसमें मॉइस्चर है, ठीक है, और ये हमारी साइमल्टेनियसली डेवलप होनी चाहिए। सुटेबल टेम्परेचर है जो कि बेसिकली 18 से 30 डिग्री होता है, सेल्सियस होगा। और हमारा फूड सप्लाईज, और फूड सप्लाईज बेसिकली क्या होगा, जो हमारा वुड है उसके जो फाइबर्स हैं वही हमारा फंगल के लिए फूड सप्लाई बन जाएगा। फाइबर्स में बेसिकली क्या, सेलुलोज, स्टार्च हमारा अवेलेबल है जो कि हमारा फंगल ग्रोथ के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, यहां पर लिखा है ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारा 18 से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए, बट ये हमेशा जरूरी नहीं है कि अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो हमारा ड्राई रॉट होगा, बिकॉज कुछ ऐसे फंगाई हैं जिनके नाम मैंने यहाँ पे दिए हैं, मुरेलियस लैक्रीमेंस और पोरिया इनक्रेस्टा। ये हमारे
मॉइस्चर खुद से जनरेट कर सकते हैं और ये ड्राई वुड पे भी हमारे फंगल अटैक कर सकते हैं। और इसको इसलिए हम बोलते हैं बेसिकली ड्राई रॉट, जहां पर आपको मॉइस्चर की जरूरत नहीं है। और ये फंगल हमारे अटैक ऐसा करेंगे जिससे हमारा डीके स्टार्ट होगा, और वो डीके किस फॉर्म में होगा? डिसकलरेशन फॉर्म में। लकड़ी अपना कलर, ओरिजिनल कलर है जो खत्म होने लगेगा। अब नॉर्मल मॉटल्ड अपीयरेंस, जैसा कि मैंने आपको ऊपर यहां पर दिखाया, दिस इज मॉटल्ड अपीयरेंस। सरफेस रफनेस होगी हमारी, प्रेजेंस ऑफ सॉफ्ट व्हाइट स्पॉट्स ऑफ इंटेंस डिसकलरेशन। ठीक है, तो ये ड्राई पाउडर फॉर्म में हमारा वुड कन्वर्जन होने लगेगा। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी हुई हैं कि ड्राई रॉट हमारा कहां कहां पर पॉसिबल है। दे अकर एट प्लेसेस वेयर देयर इज नो फ्री सर्कुलेशन, जहां पर हमारा एयर का सर्कुलेशन नहीं है लेकिन एक कन्फाइंड एटमॉस्फेयर में एयर ऑलरेडी प्रेजेंट है। इसी वजह से अगर कोई लकड़ी हमारी पानी के अंदर सबमर्ज्ड है तो वहां पर हमारा फंगल अटैक नहीं होगा, बिकॉज वहां पर हमारा देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ एयर। तो एयर तो आपकी होनी चाहिए लेकिन वो कन्फाइंड एटमॉस्फेयर में होनी चाहिए, सो दैट बाहर की जो वेंटिलेशन है वो ना हो रहा हो। वेंटिलेशन मीन्स कोई भी सर्कुलेशन ना हो रहा हो बाहर की एयर से। तो इम्प्रॉपरली वेंटिलेटेड बेस रूम्स और रूम्स में जो फर्नीचर्स रखे होते हैं वहां पर ये टेंडेंसी हो जाती है ड्राई रॉट की डेवलप करने की। दूसरा है कि जो सॉफ्ट वुड्स हैं हमारी, जो मैंने बात किया था पिछले वीडियो में, जो अनसीजन सॉफ्ट वुड्स हैं, अगर सीजनिंग उनकी प्रॉपरली नहीं करोगे, बिकॉज वहां पे मॉइस्चर अवेलेबिलिटी होगी, तो डिके के चांसेस हमारे ड्राई रॉट से बढ़ जाएंगे। अगर टिम्बर को प्रॉपरली आपने स्टोर नहीं किया है काटने के, फेल डाउन करने के बाद, इट इज लायबल टू अटैक ऑफ ड्राई रॉट। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव डैम्प कंडीशन। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ड्राई रॉट के लिए हमारी डैम्प कंडीशंस की जरूरत कंपल्सरी रिक्वायरमेंट नहीं है। इट इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, और कभी कभी हम अगर अनसीजन टिम्बर की पेंटिंग, टैरिंग या चैरिंग कर दें तब भी हमारा ड्राई रॉट के डेवलप होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फेनोमेनास थे जिसकी वजह से हमारा जो ड्राई रॉट है वो हो सकता है टिम्बर में। तो बेसिकली लैक ऑफ वेंटिलेशन इज द करेक्ट आंसर, जहां पे हमारा कोई भी फ्री सर्कुलेशन नहीं है एयर का। अल्टरनेट वेट और ड्राई कंडीशंस हमारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेट रॉट, जहां पे हमारा सेलुलोस और स्टार्च जो होगा वो टिम्बर का डिके होगा। कंप्लीट सबमर्जेंस ऑफ वाटर, मैंने आपको बताया कि देयर इज अब्सेंस ऑफ एयर। अगर लकड़ी हमारी पानी में सबमर्ज्ड है तो वहां पर एयर की अब्सेंस होगी, जिसकी वजह से ड्राई रॉट हमारा, वहां पर फंगल ग्रोथ नहीं होगी। देयर विल बी नो फंगल ग्रोथ इन केस ऑफ वाटर इमर्ज्ड इन वुड इमर्ज्ड इन वाटर। तो ये आंसर, दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्लाईवुड का बेसिकली एडवांटेज क्या है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि प्लाईवुड का हम बनाते कैसे हैं। बेसिकली हम करते क्या है, एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है विनर्स। हम वुड की थिन स्लाइसेस निकालते हैं, जो वुड की थिन शीट्स हैं उन्हें हम कहते हैं विनर्स, और जो इनकी स्पेसिफिकेशन गवर्न है वो हमारी IS 4315 से गवर्न है। ठीक है, तो इन थिन शीट्स की जो थिकनेस है, अगर हम विनर की थिकनेस देखें तो एक विनर की थिकनेस की जो नॉर्मल रेंज है वो 0.4 से 0.6 mm होती है, और जो मैक्सिमम थिकनेस हम लेते हैं विनर की, दैट शुड बी लेस देन आर इक्वल टू 1 mm। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली और सबसे अच्छी लकड़ी मानी गई है विनर बनाने के लिए वो हमारी वॉलनट की लकड़ी मानी गई है। अदर स्पीसीज भी यूज कर सकते हैं, बेसिकली हमारी टीक है, रोजवुड है, ये सारी लकड़ियां हमारी विनर्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। और इस IS कोड में हमारे स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं। तो इन विनर्स को हम एक एडहेसिव से बॉन्डिंग करके हम प्लाईवुड बनाते हैं। जैसा कि आप नीचे डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहां पर हमारा लेयर्स लगी हुई हैं। ठीक है, ये मैंने अगर इसको काट दिया है क्रॉस सेक्शन, तो इस तरह हमारा कुछ लेयर्स आपको दिख रही हैं। तो जो बाहर की लेयर है इस विनर की, इसको हम कहेंगे आपका फेस विनर। और जो हमारी बैक पे है, जब हमारी अलग अलग क्वालिटी की अगर आप यूज कर रहे हो, तो जो अच्छी क्वालिटी का विनर है, जो फेस है, वो उसे हम फेस कहेंगे, और जो हमारा प्लाईवुड का बैक साइड है उसको हम बैक विनर कहेंगे। और आप ध्यान से अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे जो ग्रेन्स हैं, ये बेसिकली ये जो आपको ग्रेन्स दिख रहे हैं, यहाँ पर अल्टरनेट लेयर्स पे
हमारे ग्रेन्स का ओरिएंटेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर आप इसको क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो जो आपकी बैक वाली वेनियर है, इसमें जो ग्रेन के ओरिएंटेशन है कुछ इस तरह है, ठीक है, जो फाइबर्स हैं बेसिकली, और जो अल्टरनेट लेयर है यानी उसके ऊपर जो दूसरी लेयर होगी उसमें जो ग्रेन्स के यानी फाइबर्स के ओरिएंटेशन है, इसको इस तरह हम बॉन्ड करते हैं। तो इनका ओरिएंटेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और बीच में हमने क्या एडेसिव लगा रखे हैं, ठीक है। इस एडेसिव से हमने प्रॉपर्ली बॉन्ड किया हुआ है। तो ये हमारी जो अंदर वाली प्लाई है, जो हमारी परपेंडिकुलर फाइबर्स जिसमें लग रहे हैं, उनको हम बोलेंगे क्रॉस बैंड्स या क्रॉस विनर्स, ठीक है। और ये हमारी इंटीरियर विनियर्स भी कहलाएंगी, कह सकते हैं आप इसे। तो ये क्रॉस बैंड्स में हमारे जो फाइबर्स हैं वुड के, वो नेक्स्ट लेयर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो बेसिकली एडवांटेज क्या हो रहा है हमारा, एडवांटेज ये हो रहा है कि जो स्टेबिलिटी मिल रही है और यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ मिल रही है, ये हमारे मेन एडवांटेजेस हैं प्लाईवुड के, जो कि हम अभी फर्दर पढ़ेंगे। यहां पर मैंने लिखा हुआ है वुड पैनल ग्लूड अंडर प्रेशर, जो हम अंडर प्रेशर हम इसको कर रहे हैं मशीन से, फॉर्म एन ऑड नंबर। बेसिकली जो प्लाईज है हमारी, ये 3 to 13 जो है ये विनर्स हैं, ठीक है। जैसे यहां पर आपको दिख रहा है, ये यहां पर ये एडेसिव दिखाया हुआ है मैंने, तो 1 विनर, 2 विनर और 3 विनर, ठीक है। तो ये इंटीरियर विनर है, ये बाहर वाले जो है फेस और बैक विनर है। तो यहां पे ये 3 प्लाई वुड है, जिसमें 3 मीन्स यहां पे 3 विनर्स आप यूज किए हैं आपने, ठीक है। तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट चीज हो गई। और एक और मैं चीज को इंपॉर्टेंट बना देता हूं, जो कि स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कि जो प्लाईवुड है इट डराइव्स इट्स स्ट्रक्चरल फ्रॉम स्ट्रेंथ फ्रॉम द टिम्बर फ्रॉम विच इट इज मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि प्लाईवुड जिस टिम्बर से बनी हुई है, यानी जो वेनर्स हैं जिस टिम्बर से बने हैं, उसकी स्ट्रेंथ पे हमारी प्लाईवुड की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी, ठीक है। इस वजह से, बिकॉज ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको हम लैमिनेटेड कंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं। आपने इस तरह देखा होगा, ये हमारी लेयर्स हैं 1 2 3, बीच में हमारा एडेसिव लगा हुआ है, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हाई स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, हाई इंपैक्ट रेजिस्टेंस, वाटर एंड केमिकल रेजिस्टेंस, फायर रेजिस्टेंस अच्छा होता है, थर्मल इंसुलेशन अच्छा होता है। यहां पर एक टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है क्रॉस ग्रेनिंग। क्रॉस ग्रेनिंग का मतलब यही है कि जो अल्टरनेट लेयर्स में जो फाइबर्स हैं उनका ओरिएंटेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जो कि ये अलाउ करते हैं, दे अलाउज द प्लाईवुड शीट्स टू रजिस्ट स्प्लिटिंग। इसी वजह से आप अगर एज में भी नेलिंग करना चाहो तो आराम से कर सकते हो, अदरवाइज बाकी लकड़ी होगी तो फट जाएगी, ठीक है। जैसे ही आप नेल करोगे, मतलब कीली गाड़ोगे, आप कील गाड़ोगे, एंड इट प्रोवाइड्स यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ विद इंक्रीज स्टेबिलिटी। इसकी वजह से हमारी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अनलाइक नेचुरल वुड, जो नॉर्मल वुड होगी, गुड क्वालिटी ऑफ प्लाईवुड डज नॉट सफर फ्रॉम अ चेंज इन साइज ड्यू टू चेंज इन मॉइस्चर कंटेंट और ह्यूमिडिटी, इट डज नॉट एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। ये बिगेस्ट एडवांटेज है हमारा प्लाईवुड का, कि टेम्परेचर चेंज की वजह से या मॉइस्चर कंटेंट की चेंज की वजह से इसमें डायमेंशनल चेंजेस नहीं होते, बिकॉज ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी, तो आपको ध्यान रखना इस ओरिएंटेशन की वजह से, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे लेयर्स आर बॉन्डेड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, जिसे क्रॉस बैंडिंग बोल रहे हैं, फॉर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। तो आप जब किसी भी डायरेक्शन में आप स्ट्रेंथ देखेंगे, ठीक है, इस डायरेक्शन में देखें या इस डायरेक्शन में देखें, दोनों डायरेक्शन में हमारी जो स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, वो हमारी सेम होगी, ठीक है। अभी हम टेंसाइल स्ट्रेंथ की मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शंस, हमारा किस डायरेक्शन में जो टिम्बर की स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम है। तो बेसिकली यहां पे जो स्ट्रेंथ की बात कर रहा है वो हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, ठीक है। तो विल डिस्कस टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड अदर स्ट्रेंथ्स आल्सो। ये हमने यहां पर एक वुड ले लिया है। वुड में आप देख रहे हैं यहां पे जो फाइबर्स का ओरिएंटेशन है कुछ इस तरह है, ठीक है। तो जब हम इस पे टेंसाइल लोड लगाएंगे तो जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेसेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स, इन फाइबर्स के डायरेक्शन के अलोंग यानी पैरेलल टू दिस ग्रेन स्ट्रक्चर हमने अगर लोड लगाया तो वो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी वो हमारी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है बेसिकली, अगर इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के टर्म्स में बात करें उनकी, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स,
2 से 4 टाइम्स, बेसिकली 2 to 4 टाइम्स हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है टिम्बर की अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेन्स। ठीक है, अब जो प्राइमरी फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि हमारी किसी भी वुड की टिम्बर की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है द स्ट्रेटनेस ऑफ द ग्रेन। ठीक है, कि ग्रेन्स जो है वो कैसे अलाइंड है। ठीक है, और बाकी उसके बाद तो वुड की स्पेसी क्या कौन सी है, ठीक है, उस पर तो डिपेंड करेगा ही। जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है हम उसको बीम की तरह यूज कर रहे हैं, उसको कॉलम की तरह यूज कर रहे हैं, उसको राफ्टर की तरह यूज कर रहे हैं, इस पर भी हमारा डिपेंड करेगा। और साथ ही साथ हमारा जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट की थिकनेस है, ठीक है, उस पर भी हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ उनकी डिपेंड करेगी कि बेसिकली लोड एप्लीकेशन। लेकिन प्राइमरी प्रिंसिपल फैक्टर जो है वो ग्रेन यानी फाइबर्स की जो स्ट्रेंथ है, जो कि स्ट्रेटनेस ऑफ ग्रेन पर डिपेंड करेगी। ठीक है, और जो हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ है वुड की, उसकी जो मैग्नीट्यूड के टर्म्स में वैल्यू देखें कि इट इज इन द रेंज ऑफ 80 to 190 न्यूटन पर mm स्क्वायर फॉर डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो डाटा प्रोवाइड किया है इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो को, उसके हिसाब से ये वैल्यू निकाली गई है। और जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा पैरेलल टू फाइबर्स, ठीक है, जो हमारे फाइबर्स के पैरेलल, यानी अगर हम इस डायरेक्शन में लोड अप्लाई करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए, तो एट 15% मॉइस्चर कंटेंट ये वेरी करता है हमारा 30 से लेके 77.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये वैल्यूज आप ध्यान रखिए। आपसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में टिम्बर की स्ट्रेंथ कंपेयर करने को पूछी जा सकती है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का सेकंड नंबर पे है, और जो वुड है उसकी जो शियर स्ट्रेंथ है वो हमारी सबसे कम होती है। ये आप ध्यान रखेंगे। और जो उसकी वैल्यूज है मैग्नीट्यूड के टर्म्स में, इट वेरी इन द रेंज ऑफ 6.5 to 14.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। और ये हमारी जो मैं स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं, दिस इज अलोंग द फाइबर्स, जो हमारे ग्रेन्स हैं या फाइबर्स हैं उसके लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, पैरेलल डायरेक्शन में जो स्ट्रेंथ है। बिकॉज और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो शियर स्ट्रेंथ है अक्रॉस द फाइबर्स, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो शियर स्ट्रेंथ होगी वो हमारी अक्रॉस द ग्रेन्स, अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन या अक्रॉस द ग्रेन्स हम अगर बात करें, वो 3 से 4 टाइम्स ग्रेटर होती है अलोंग द ग्रेन्स जो हमारी शियर स्ट्रेंथ है। ठीक है, यानी अगर आप इसको ऐसे काटेंगे शियर स्ट्रेंथ के लिए, तो इस डायरेक्शन में जो शियर स्ट्रेंथ आएगी वो हमारी 1/3 by 1/4 वेरी करेगी अक्रॉस द ग्रेन्स की, यानी अक्रॉस द ग्रेन शियर स्ट्रेंथ हमारी ज्यादा होगी। बिकॉज वुड को रेजिस्टेंस ऑफर होगा जो फॉर कटिंग। ठीक है, अक्रॉस द ग्रेन जो है वो हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारी कम होगी, यानी इस डायरेक्शन में, इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारी जो वुड की टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कम होगी। इट इज प्रॉपर्टी क्लोजली रिलेटेड टू क्लीवेबिलिटी, जो कि आपने स्टोन्स के लिए पढ़ रखा है। एंड इट ऑफन डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ बीम विच हैज क्रॉस ग्रेन और स्पाइरल ग्रेन इन इट्स टेंशन फाइबर्स। ठीक है, नॉट शेक्स और ये आपके टेंसाइल स्ट्रेंथ को वुड की रिड्यूस कर देते हैं। तो यहां पर पूछा गया है कि हमारा स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर जो होगा मैक्सिमम किसके अलोंग होगा, इट विल बी अलोंग दी पैरेलल टू दी ग्रेन्स। लेकिन अगर यहाँ पे शियर स्ट्रेंथ पूछा जाता तो हमारा अक्रॉस यानी परपेंडिकुलर टू द ग्रेन्स हमारी शियर स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती, विच इज 3 to 4 टाइम्स दी अलोंग द फाइबर्स में जो शियर स्ट्रेंथ मिल रही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है आपको। टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको अलोंग द फाइबर्स टिम्बर की मैक्सिमम मिलेंगी। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। और प्लाईवुड के केस में सभी डायरेक्शंस में हमारी जो स्ट्रेंथ होगी वो सेम होगी बिकॉज ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द ग्रेन स्ट्रक्चर, जो कि मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है पहले भी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो मॉइस्चर कंटेंट है वेल सीजन टिम्बर में, वेल सीजन टिम्बर का मतलब है जिसमें हमने प्रॉपर सीजनिंग की हुई है टिम्बर की, ठीक है, उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का जो IS 1141 कोड है, ये हमारा सीजनिंग ऑफ टिम्बर के लिए गाइडलाइंस देता है कि आपको बेसिकली सीजनिंग कैसे करनी है, व्हाट आर द स्टैंडर्ड प्रोसीजर टू फॉलो टू अचीव अ वेल सीजन टिम्बर। तो जो फ्रेशली फेल्ड टिम्बर यानी पेड़ से काट के आपने जो टिम्बर वुड मिली आपको,
उसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट होता है। बेसिकली जो नॉर्मल हमारा विथ रिस्पेक्ट टू ओवन ड्राई वेट है वुड का, उसके रेस्पेक्ट में हमारा 100% मॉइस्चर कंटेंट भी होता है। कुछ जो हल्की टिम्बर्स होती हैं वहां पर 200% तक हमारा मॉइस्चर कंटेंट हो सकता है, ठीक है। और ये देखा गया है, ये कोड की ही लाइन है, ये रेफरेंस के तौर पे मैंने दिखाया हुआ है कि कोई भी वेल सीजन्ड piece of wood should on the other hand contain about 10 to 12% moisture content on an average, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जहां से क्वेश्चन सेट किया गया है कि वेल सीजन पीस हम उसको बोलेंगे ऑन एन एवरेज किसी भी स्पेसी का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 10 से 12% के बीच में है, जो वुड का मॉइस्चर कंटेंट है बेसिकली सीजनिंग के बाद। इंपॉर्टेंट चीज है कि ये मॉइस्चर कंटेंट सीजनिंग के बाद है, तो करेक्ट आंसर तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं कि जब हम कोई रफ वर्क कर रहे होते हैं फॉर आउटडोर यूजेस, ड्राइंग ऑफ टिम्बर से अप टू 15 to 25% मॉइस्चर कंटेंट इज कंसीडर्ड एनफ, ठीक है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि रफ वर्क आउटडोर यूजेस के लिए अगर आपको टिम्बर की सीजनिंग करनी है तो 15 से 25% तक हमारा मॉइस्चर कंटेंट जब मिल जाता है सीजनिंग के बाद तो हम उसे सेटिस्फैक्टरी मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा कुछ गाइडलाइंस हैं जो IS 287 है बेसिकली, जो कि परमिसिबल मॉइस्चर कंटेंट हमारा किसी भी टिम्बर में सीजनिंग के बाद क्या रहेगा, ये कोड हमारा गवर्न करता है, ठीक है। उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए कोड ने क्या किया, डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशंस हमारे कंट्री को 4 जोन्स में बांटा गया है बेस्ड ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर क्लासिफिकेशन एज वेल एज परमिसिबल मॉइस्चर कंटेंट टिम्बर का लिमिट करने के लिए। तो यहां पर ये IS 287 का एक क्लॉज नंबर 3 है जिसमें ये कहा गया है कि कंट्री को 4 जोन्स में बांटा गया है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, बेसिकली ये देहरादून में है, ऑन द सीजनल चेंजेस इन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर। और ये जो रिजल्ट है ये 12 लोकेलिटीज इन इंडिया के बेसिस पर डाटा सप्लीमेंट किया गया है। इसमें जो जोन 1 है वहां पर ऐसे एरियाज जहां पे एनुअल रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेस देन 40% है, जोन 2 में हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी इससे ज्यादा होगी 40 to 50%, और ये एनुअल रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जोन 3 में हमारी 50 से 67% तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी, जोन 4 में 67% से ज्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी। तो जो किसी भी टिम्बर के लिए जो परमिसिबल मॉइस्चर कंटेंट होगा सीजनिंग के बाद वो 2 चीजों पर बेसिकली डिपेंड करेगा। पहला कि उसका यूसेज क्या है, हम किस पर्पस से टिम्बर को यूज करने वाले हैं, ठीक है, कि हमारी सर्विस रिक्वायरमेंट्स क्या है फिनिश्ड आर्टिकल की। और दूसरा जो फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा कि हमारी परमिसिबल मॉइस्चर कंटेंट सीजनिंग के बाद कितना रखना, वो डिपेंड करेगा कि जो हमारा यूसेज है, जो हम अपने जो कंपोनेंट टिम्बर का यूज करने वाले हो वो आपका किस जोन में यूज करने वाले हो, ठीक है। तो IS 287 कहता है कि सपोज अगर आप एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, एयरक्राफ्ट का कोई कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल कोई इंप्लीमेंट्स यूज कर रहे हैं, तो जोन 1 में अगर आपको यूज करना है तो वहां पर सीजनिंग के लिए जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 12% है। जोन 2 में हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो वहां पर हमने परमिसिबल मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा अलाउ किया हुआ है सीजनिंग के बाद। तो ये आप देख पा रहे हैं कि जो मॉइस्चर कंटेंट की रेंज है वो 8 से 16% तक वेरी कर रही है फॉर डिफरेंट स्पीसीज, बट ऑन एन एवरेज 10 से 12 हमारा वेल सीजन टिम्बर के लिए जो फाइनल परमिसिबल मॉइस्चर कंटेंट रखा गया है एज पर IS 1141। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑन एन एवरेज 10 से 12% होगा। और जो परमिसिबल लिमिट है वो 2 चीजों पे मैंने आपको बताई कि क्लाइमेटिक कंडीशन के बेसिस पर किस जोन में लोकेटेड है हमारा वो एरिया जहां पे आप उस टिम्बर के प्रोडक्ट को यूज करने वाले हो, और किस हमारी सर्विस रिक्वायरमेंट क्या है, ये 2 चीजों पर हमारा डिपेंड करेगा परमिसिबल मॉइस्चर कंटेंट जो हमारा IS 287 से गवर्नड है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रंक ऑफ ट्री लेफ्ट आफ्टर कटिंग ऑल ब्रांचेस इज नोन एज, इसे हम लॉग बोलते हैं। आपने देखा होगा कि अगर कोई आपका पेड़ है उसको आपने उसकी ब्रांचेस काट दी और उसके ट्रंक के इस तरह के पीसेस काट दिए तो वो कहलाती है हमारी लॉग। तो आपको जो ये फोटो दिख रही है ये हमारी लॉग की फोटो है, तो करेक्ट आंसर तो हमारा लॉग हो जाएगा। उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज की गई हैं जो टिम्बर के डिफरेंट फॉर्म्स हैं बेसिकली। तो ये सारे जितने भी हैं हमारे टिम्बर के डिफरेंट फॉर्म्स हैं और इनका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर डायमेंशन। जो हमारा
टिम्बर का प्रोडक्ट बन रहा है उसका जो डायमेंशंस हैं उसके बेसिस पर किया गया है। जैसे यहाँ पे बॉल की अगर बात करें तो बॉल हमारा वो टिम्बर फॉर्म है जिसमें जो अगर क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन देखेंगे तो ये रफली नॉट एग्जैक्टली, इट इज रफली स्क्वायर शेप में होगा। और अगर इसकी क्रॉस सेक्शन डायमेंशन देखें तो कोई एक डायरेक्शन में जो डायमेंशन है क्रॉस सेक्शन की वो हमारी 5 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी और दूसरी जो डायमेंशन होगी वो हमारी 20 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहां पर मैंने ये डिफाइन किया चीज, इट इज अ रफली आर स्क्वायर टिम्बर पीस ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग बार्क एंड सैपवुड। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बाकी कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए हमने क्या किया है, जो हार्डवुड है बेसिकली वो यूज किया है बार्क बनाने में, बाकी सैपवुड आपने और जो आपका बार्क होता है वो आपने रिमूव कर दिया है। तो ये हमारा हार्डवुड वाला पोर्शन है जिससे बार्क बना हुआ है। उसके बाद हमारा बोर्ड्स हैं। बोर्ड्स बेसिकली क्या है हमारे, इट इज अ सॉन पीस और प्लैंक ऑफ टिम्बर विथ पैरेलल साइड्स हैविंग, सॉरी ये तो बोर्ड हो गया, बैटन की बात कर रहे थे हम। दीज आर पीसेस ऑफ सॉन टिम्बर, सॉ मीन्स डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉइंग आर देयर जो कि हम पढ़ेंगे सब्सिक्वेंटली, whose breadth and thickness does not exceed 50 mm। यानी यहां पर जो एक एलिमेंट दिखाया हुआ टिम्बर का, ये दिस इज कॉल्ड बैटन, जहां पर इसकी थिकनेस और विड्थ, ये हमारी थिकनेस है, ये हमारी हाइट मान लेते हैं, विड्थ मान लेते हैं, इसको हम ये हम b मान लेते हैं, इसको हम t मान लेते हैं। तो यहां पर b और जो t है ये हमारा दोनों 5 सेंटीमीटर से जब कम होगा तो ये हमारा कहलाएगा टिम्बर फॉर्म बैटन। इसके बाद जो हमारा प्लैंक है बेसिकली, इसमें क्या होगा, हमारा जो लॉन्ग पैरेलल साइड होगी जिसमें हमारी जो विड्थ होगी, दिस विड्थ इज मोर देन 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो थिकनेस है वो हमारी इज लेस देन 5 सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट चीज है। प्लैंक में डेफिनेशन ये है कि इसमें लॉन्ग पैरेलल साइड्स होंगी, लॉन्ग टिम्बर पीस होगा जहां पर विड्थ जो है वो हमारी 5 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी और जो थिकनेस होगी वो हमारी 5 सेंटीमीटर से कम होगी। तो ये बेसिकली हमारा प्लैंक हो गया। बैटन, प्लैंक, बार्क, और एक और एलिमेंट बचा आपका जो इसमें दिया हुआ है, दैट इज बैटन, प्लैंक, बार्क हो गया, एक और बचा हुआ डील। डील्स हमारी वो सॉन पीसेस हैं सॉफ्ट वुड की, बेसिकली डील जो है हमारे जो सॉफ्ट वुड की ट्रीज से निकल रही हैं विथ पैरेलल साइड्स, जिनकी जो थिकनेस है वो हमारी 50 से 100 mm है और जो विड्थ है हमारी वो 200 से 20 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर है, थिकनेस हमारी 5 से 10 सेंटीमीटर है और ये सॉफ्ट वुड से हमें मिल रही हैं विद पैरेलल साइड्स। तो ये कुछ हमारे टिम्बर फॉर्म्स थे जो आपको ध्यान रखने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड्स भी है जिसमें हमारी थिकनेस जो है वो 5 सेंटीमीटर से कम है और जो विड्थ है हमारी 20 सेंटीमीटर से ज्यादा है। ये आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ट्री की हमारी एज होगी वो आप कैसे एग्जामिन करोगे। तो यहाँ पे बेसिकली ये मैंने एक लॉग का क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है, मैंने डिस्कस भी किया था कि जो हमारी एनुअल रिंग्स हैं वो हमारी ग्रोथ रिंग्स कहलाती हैं। बिकॉज हर साल क्या होता है, ये एक कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में ईयर बाय ईयर हमारी ये लेयर ऑफ वुड ऐड होती जाती है। ठीक है, तो एक हमारा जो सेपरेशन के तौर पे लेयर दिखती है, ये जो आपको रिंग दिख रही है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में, मैं आपको रेड करके दिखा रहा हूं, ये हमारी एक सिंगल एनुलर रिंग है जो हर साल एक ग्रो कर रही है। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं IS 707 एनुअल रिंग को इस तरह डिफाइन करता है, एक कोएक्सियल लेयर ऑफ वुड फॉर्म ड्यूरिंग 1 ईयर ऑफ ग्रोथ। तो ये कंसेंट्रिक सर्कल जो है वो हमारे ग्रोथ रिंग के नाम से भी जाने जाते हैं। अगर आप एक्चुअल ट्री का एक मैंने क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है, आप ये देख पा रहे हैं यहां पे कुछ आपको इस तरह की डिस्टिंक्ट सर्कल्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी लेयर्स हैं, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो हैं ये दिखाते हैं कि हमारी ट्री की एज कितनी, ये काउंट करके आप अप्रोक्सीमेट एज ऑफ ट्री बता सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो आपको क्रैक दिख रहा है ना, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये क्रैक हमारा हार्डवुड में से डेवलप हुआ है बेसिकली। ठीक है, और यहां पर देख रहे हैं क्रैक की विड्थ हमारी सेंटर पे ज्यादा है, फिर ये धीरे धीरे यहां पे सैपवुड की तरफ डिमिनिश हो रही है। ठीक है, तो ओरिजिनेट हमारा कहां से हुआ, पिथ से,
और हमारा सैपवुड पे ये क्रैक खत्म हो रहा है, तो ये हमारा क्रैक किस टाइप का क्रैक दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड हर्ट शेक, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। और हर्ट शेक मैंने आपको बताया था कि इट अकर्स इन ओवर मैच्योर ट्रीज। ओवर मैच्योर ट्रीज में होगा, जो क्रैक्स हमारे पिथ से ओरिजिनेट करेंगे और विड्थ हमारी वहां ज्यादा होगी और सैपवुड की तरफ जाते जाते उनकी थिकनेस जो होगी वो डिमिनिश होने लगेगी। ठीक है, तो ऐसे शेक्स हर्ट शेक्स कहलाएंगे, ऐसे क्रैक्स जो हमारे स्प्लिट्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिट्स हैं बेसिकली ये। ठीक है, जो इनको हम रेडियल कैटेगरी में देखते थे, रेडियल शेक्स हैं। ठीक है, ये चीज मैंने ऑलरेडी बता रखी। और ये होता किस लिए, बिकॉज ऑफ श्रिंकेज ऑफ हार्टवुड। जो हार्टवुड है वो हमारी ओवर मैच्योरिटी की वजह से श्रिंक कर जाती है। तो यहां पर जो हमारी एज ऑफ ट्री है, ये एनुलर रिंग से यानी ग्रोथ रिंग्स की वजह से हम इसे एग्जामिन कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि हमारी ट्री की लाइफ कितनी हो चुकी है। बाकी टर्मिनोलॉजीज के बारे में पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्लाईवुड है दैट इज मेड बाय बॉन्डिंग टुगेदर। हम एडेसिव से बॉन्डिंग करते हैं थिन लेयर्स ऑफ वुड, जिसे हम वीनर्स बोलते हैं, जिनकी थिकनेस 0.4 से 0.6 mm रहती है जनरली। और इनको इस तरह हम बॉन्ड करते हैं कि जो हर अल्टरनेट लेयर्स के बीच में जो ग्रेन्स हैं उनके बीच में जो एंगल रहे, ओरिएंटेशन रहे, वो 90 डिग्री रहे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये ओरिएंटेशन है, नेक्स्ट लेयर में उनका ओरिएंटेशन उसके परपेंडिकुलर है, जो कि इसको स्टेबिलिटी और यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्लाईवुड हैज गुड स्ट्रेंथ अलोंग द पैनल ओनली। ये गलत स्टेटमेंट है, बिकॉज यहाँ पर हमारी जो लेयर्स हैं विनर्स की, वो उनके जो ग्रेन का ओरिएंटेशन है आप देख रहे हैं कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो दोनों डायरेक्शन में हमारी स्ट्रेंथ पैनल के बराबर रहेगी। इट कैन बी स्प्लिट इन द प्लेन ऑफ पैनल, ये गलत है, बिकॉज स्प्लिटिंग रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। एंड प्लाईवुड हैज ग्रेटर इंपैक्ट रेजिस्टेंस टू ब्लोज देन दी ऑर्डिनरी वुड। तो टफनेस जो है हमारी प्लाईवुड की इंप्रूव हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस क्रॉस ग्रेनिंग स्ट्रक्चर। इस फेनोमेना को बोलते हैं हम जो प्लाईवुड में है, इट इज क्रॉस ग्रेनिंग स्ट्रक्चर, जहां पे जो ग्रेन या फाइबर्स का ओरिएंटेशन है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये हमारा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। यहां पे मैंने कुछ एडवांटेजेस लिखे हुए हैं। इट हैज गुड स्ट्रेंथ बोथ अलोंग एज वेल एज अक्रॉस द ग्रेन्स। ठीक है, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में हमें यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ मिल रही है। जो वुड है, नॉर्मल वुड है, वो श्रिंक या स्वेल करती है अक्रॉस द ग्रेन्स। ठीक है, सिंस प्लाईवुड हमारा क्रॉस ग्रेन कंस्ट्रक्शन है, द टेंडेंसी टू श्रिंक और स्वेल हमारी रिड्यूस हो जाती है। इट हैज बेटर स्प्लिटिंग रेजिस्टेंस ड्यू टू द ग्रेन्स इन एडजेसेंट विनर्स इन क्रॉस डायरेक्शन। एज सच नेलिंग कैन बी डन वेरी सेफली व्हेन नियर द एजेस। आप किनारों में आराम से नेलिंग कर सकते हो, यानी कील जब गाड़ोगे तो हमारा ये फटेगा नहीं बेसिकली, बिकॉज आपका नीचे वाला जो अल्टरनेट लेयर्स में जो स्ट्रक्चर है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। प्लाईवुड कैन बी कर्व्ड इनटू डिजायर्ड शेप्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से जो स्टेटमेंट 4 है वो हमारा गलत है। इट कैन नॉट बी बेंट वेरी मोर इजिली देन द ऑर्डिनरी वुड ऑफ सेम थिकनेस, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। इट कैन बी कर्व्ड इनटू डिजायर्ड शेप्स। यहाँ पे बहुत सारे एडवांटेजेस लिखे हैं, यूज फॉर पार्टीशन, सीलिंग्स, डोर्स, कंक्रीट फॉर्मवर्क, प्लाईवुड बोर्ड्स, लैमिन बोर्ड्स एंड ब्लैक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी प्रैक्टिकल लिमिट क्या है मॉइस्चर कंटेंट अचीव्ड इन एयर ड्राइंग ऑफ टिम्बर। एयर ड्राइंग का मतलब है हमारी एयर सीजनिंग। हमारे बेसिकली दो मेथड्स हैं, एयर सीजनिंग और किल्न सीजनिंग। सीजनिंग के आपने एडवांटेजेस पढ़ रखे हैं कि हमारा श्रिंकेज रिड्यूस हो जाएगा, वार्पिंग रिड्यूस हो जाएगी, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी, वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी, स्प्लिट होने की टेंडेंसी और डीके की टेंडेंसी रिड्यूस हो जाएगी, पेंटिंग के लिए सुटेबल हो जाएगा हमारा, और वेट हमारा रिड्यूस होगा बिकॉज नेचुरल फिल टिम्बर में हमारा जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो 100 से 200% तक हो सकता है। और इसमें हम कंट्रोल्ड वे में ड्राई करके मॉइस्चर रिमूव कर देते हैं। तो जो नेचुरल या एयर सीजनिंग मेथड है, इसमें हम इस तरह अपने वुड को, टिम्बर के पीसेस को स्टैक करके प्रॉपरली रखते हैं कि हमारा एक फ्री सर्कुलेशन एयर का बना रहे, जो कि जो ड्यूरेशन है वो यही इस पर ही डिपेंड करेगा कि यहाँ पे जो टाइप ऑफ वुड है, किस टाइप की आप लकड़ी यूज कर रहे हो, बिकॉज हर लकड़ी का अपना अलग अलग बिहेवियर है। तो टाइप ऑफ वुड, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वुड और हमारा इनका साइज कितना है, इसके बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ
एयर ड्राइंग। तो जनरली हमारा जो कोड है, जो IS 1141 का कोड है जो कि सीजनिंग ऑफ टिम्बर के बारे में बताता है, वो ये उसका क्लॉज 8.2.4 कहता है कि जो एयर सीजनिंग हमारा स्लो प्रोसेस है, और जनरली हम एयर सीजनिंग से ये मानते हैं कि हमारा प्रॉपरली फुली एयर सीजन तब होगा जब टिम्बर की सीजनिंग 6 मंथ तक हो जाए कम से कम। ऑर्डिनरी टिम्बर शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज फुली एयर सीजन इन लेस देन 6 मंथ। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एयर सीजनिंग के लिए कोड IS 114 कहता है, वो मिनिमम हमारा जो ड्यूरेशन ऑफ एयर सीजनिंग है दैट शुड बी 6 मंथ्स, ठीक है। और एक्चुअल पीरियड तो हमारा डिपेंड करेगा कि हमारी जो साइज है स्पीसी जो टिम्बर की और हमारी स्पीसी क्या है, और उस पर्टिकुलर जहां पे आप सीजनिंग कर रहे हो वहां पर हमारा वेरिएशंस क्या है क्लाइमेट के, ठीक है। तो बेसिकली स्लो प्रोसेस है, ये चीज मैंने आपको बता दी। और जो हम मॉइस्चर कंटेंट इससे अचीव कर पाते हैं, यहां पर लिखा हुआ है कि एयर सीजनिंग रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द वुड। जो मॉइस्चर कंटेंट हमारा इनिशियली 100% तक था वो रिड्यूस होके, मतलब पानी के से हमारा वो उड़ जाएगा मॉइस्चर, एंड इट रिड्यूसेस टू 12 to 15%, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। IS 114 के अकॉर्डिंग जो हमारे डिफरेंट मेथड्स हैं एयर सीजनिंग के, उसमें 3 तरीके दिए हुए हैं। मेथड नंबर शेड टाइप 1, मेथड नंबर 2 शेड टाइप 2 एंड मेथड नंबर शेड टाइप 3। ये बेसिकली हमारा शेड के अरेंजमेंट के बेसिस पर हमने एयर सीजनिंग मेथड को क्लासिफाई किया है कि हमारा जो स्टैकिंग होगी कि डिफरेंट शेड टाइप में अलग अलग तरीके से स्टैकिंग करना है, सो दैट हमारा फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर रहे और हमारा टाइमली एक सफिशिएंट टाइम पीरियड में हम एयर सीजनिंग इंश्योर कर सकें, सो दैट हमारा मॉइस्चर कंटेंट 12 से 15% तक आ जाए, जिसपे हमारी डायमेंशनली स्टेबल हो जाएगी हमारा जो वुड है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारी फर्स्ट क्लास टिम्बर होती है उसकी जो एवरेज लाइफ है वो कितनी होती है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड की चीजें बता देता हूं कि जो हमारा टिम्बर का क्लासिफिकेशन है उसके लिए हमारे पास 2 कोड्स अवेलेबल हैं। पहला कोड है हमारा IS 399 और जो दूसरा कोड है दैट इज IS 6534। IS 6534 सिर्फ और सिर्फ जो हमारा टिम्बर का क्लासिफिकेशन है वो ग्रेडिंग पर बात करता है, विच इज बेस्ड ऑन बेसिकली स्ट्रक्चरल या कॉमर्शियल ग्रेडिंग आपको कैसे करनी है टिम्बर की। तो IS 6534 अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। IS 399 के बेसिस पर हम अपने टिम्बर को उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, साल भर हमारी टिम्बर की अवेलेबिलिटी क्या है उसके बेसिस पर, हमारे टिम्बर की ड्यूरेबिलिटी क्या है उसके बेसिस पर, हमारी सीजनिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी टिम्बर की उसके बेसिस पर, और हमारी ट्रीटेबिलिटी के बेसिस पर, इन सभी के बेसिस पर हम अपने टिम्बर को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जो IS 399 है जो कि कमर्शियल टिम्बर्स के क्लासिफिकेशन और उनके जोनल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है, उसमें अगर हम ड्यूरेबिलिटी के टर्म्स में बात करें टिम्बर को, तो हमारा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो किया। उन्होंने क्या किया, अपने ग्रेवार्ड में एक टेस्ट परफॉर्म किया जिसमें क्या करते हैं हम 600 mm क्रॉस 50 mm क्रॉस 50 mm ये टिम्बर का पीस लेते हैं। अगर हम इसको क्रॉस सेक्शन देखें तो कुछ इस तरह होगा, 600 mm यानी 60 सेंटीमीटर का पीस, और इसको ग्राउंड में हाफ लेंथ यानी आधी लेंथ तक हम इसको बरी कर देते हैं, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसकी हम कंडीशन ऑब्जर्व करते रहते हैं। द कंडीशन ऑफ द स्पेसिमेन वॉज एग्जामिन्ड, और ये जो स्पेसिमेन होगा ये हार्टवुड का होता है। ध्यान रखना है आपको, हार्टवुड निकाल के जो भी टिम्बर आप टेस्ट कर रहे हो वो हार्टवुड आप ग्राउंड के अंदर हाफ लेंथ तक बरी कर दोगे, उसकी एग्जामिन करोगे कंडीशन एट फ्रिक्वेंट इंटरवल। उसके बेसिस पर एवरेज लाइफ हमारे जो निकल कर आती है उसके बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो है हमारा हाई ड्यूरेबिलिटी जो फर्स्ट क्लास है, सेकेंड क्लास जो है वो हमारे मॉडरेट ड्यूरेबिलिटी की है, और जो थर्ड क्लास है वो हमारी लो ड्यूरेबिलिटी की है, जिसमें बेस्ड ऑन एवरेज लाइफ जो निकाली गई है फर्स्ट क्लास टिम्बर की, जिन टिम्बर्स की जो एवरेज लाइफ है वो 120 मंथ से ज्यादा है, 120 मंथ या 120 मंथ से ज्यादा है। तो 120 मंथ्स का मतलब हो गया 10 ईयर्स,
जिन टिम्बर्स की एवरेज लाइफ हमारी 120 मंथ यानी 10 साल से कम है और 5 साल से ऊपर है, यानी 5 to 10 ईयर्स के बीच में जिनकी एवरेज लाइफ है उनको सेकेंड क्लास या मॉडरेट ड्यूरेबल टिम्बर कहा गया। जिन टिम्बर्स की लाइफ एवरेज लाइफ हमारी 5 ईयर से कम आती है उन टिम्बर्स को हम थर्ड क्लास टिम्बर्स की कैटेगरी में ट्रीट करते हैं बेस्ड ऑन लो ड्यूरेबिलिटी कंसिडरेशन। बट एक्चुअल अगर किसी टिम्बर की लाइफ आपको देखनी तो वो डिपेंड करेगी कि वहां की लोकल कंडीशन क्या है, सॉइल की बेसिकली, और क्लाइमेट की, और हमारी साथ साथ किस स्पीसी को आप यूज कर रहे हो। तो ये हमारा एक जनरल क्लासिफिकेशन है जो IS 399 ने बेस्ड ऑन एवरेज लाइफ ऑफ टिम्बर दिया है। एक और क्लासिफिकेशन है इसमें बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ टिम्बर, कि साल में वो टिम्बर किसी पर्टिकुलर एरिया में कितना अवेलेबल है उसके बेसिस पर हम टिम्बर को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारी 3 कैटेगरी है, X, Y और Z। ठीक है, तो X कैटेगरी में जो मोस्ट कॉमन टिम्बर है, मतलब सबसे ज्यादा मिलने वाली टिम्बर है पर्टिकुलर एरिया में, वो हमारी साल भर में 1415 यानी 1415 क्यूबिक मीटर अवेलेबिलिटी है हर ईयर, यानी 1000 टन। ठीक है, सेकंड कैटेगरी जो वाई कैटेगरी है टिम्बर की, वो उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो कॉमन है 355 क्यूबिक मीटर से लेकर 1415 क्यूबिक मीटर तक पर ईयर अवेलेबिलिटी है। लेस कॉमन यानी जो ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनकी अवेलेबिलिटी कम होती है, लेस देन 355 क्यूबिक मीटर या 250 टन पर ईयर, ऐसे टिम्बर्स को हम जेड कैटेगरी में रखते हैं। तो द फिगर्स आर लार्जली बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय वेरियस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स। उसके बेसिस पे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कॉलेजेस देहरादून ने ये क्लासिफिकेशन IS 399 के थ्रू कंफर्म किया है। और तो अब क्वेश्चन में देख लेते हैं, फर्स्ट क्लास टिम्बर यानी हाई ड्यूरेबिलिटी वाली जो टिम्बर है उसकी जो सर्विस लाइफ है, उसकी जो एवरेज लाइफ है वो दैट इज मोर देन 120 मंथ्स या 10 ईयर्स, विच इज सेम बेसिकली, विच इज मोर देन 10 ईयर्स। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।